नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। रायपुर में अब वीकली लॉकडाउन खत्म हो गया है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नई गाइडलाइन जारी की है और रायपुर शहर अब शाम 7 की जगह रात 8 बजे तक अनलॉक रहेगा। इतना ही नहीं, रविवार अनलॉक की पाबंदी भी हटा दी गई है। अब रायपुर शहर में रविवार के दिन भी रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। अब तक रविवार को दोपहर 2 बजे तक ही बाजार खुला रखने के निर्देश थे, मगर कलेक्टर के नए आदेश में इस पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। 13 दिन पहले ही कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दुकानें खुली रखने की शाम 6 बजे की सीमा को 7 बजे तक किया था। अब एक बार फिर से बाजार को 1 घंटे की छूट के साथ अनलॉक किया जा रहा है। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि रात 8 बजे के बाद अगली सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, सपा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला और कई चीजें जो हैं, बाजार जो हैं वो खुलेंगे और लोगों को एक तरीके से अब राहत दी जा रही है। जनजीवन को सामान्य किया जा रहा है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने जीवन को प्रभावित किया था, लिहाजा अब उसे सामान्य किया जा रहा है। चूंकि कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन बार बार यह अपील की जा रही है कि लापरवाही ना बरतें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन हर वक्त हर जगह करें। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में वन विभाग द्वारा पौधा तुरंत द्वार कार्यक्रम के तहत पौधा वितरण की शुरुआत की गई है। इस दौरान वन मंत्री ने अपने निवास परिसर से पौधे के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बताया कि इस योजना के तहत 4 करोड़ पौधारोपण के लिए तैयार है, जिसमें 99 लाख पौधे वन विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। बाकी पौधों को पौधा त्योहार द्वारा योजना के तहत घर घर जाकर लोगों को वितरित किया जाएगा। तो पर्यावरण के प्रति लोगों को यहां पे जागरूक किया जा रहा है, पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और बाकायदा इसके लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। देखिए, अभी इस समय वन विभाग के पास 4 करोड़ पौधे तैयार हैं। 99 लाख पौधे का रोपण वन विभाग करेगा और बाकी के पौधा हमको वितरण किया जाना है। अभी जो वाहन रवाना किए गए हैं ये घर पहुंच सेवा के लिए है। इसके अलावा भी जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है उसमें भी हमको पौधे उपलब्ध कराना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी योजना जो है वो वन विभाग के सहयोग से संचालित की जाएगी। और आपके सभी की जानकारी में है कि जो धान की खेती छोड़कर पौधारोपण करेंगे 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको दिया जाएगा। और महासमुंद जिले के कोमाखान पुलिस ने करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए का 13 क्विंटल गांजा जब्त किया है। गांजे के साथ 2 तस्करों को भी पकड़ा है, जो ओडिशा से गाड़ी में इसको छिपाकर ले जा रहे थे। पुलिस का दावा है कि गांजा जब्ती की ये छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और पकड़े गए दोनों तस्करों के खिलाफ NDPCS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। यानी बड़ी खेप गांजे की यहां पे पकड़ी गई है और इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास है। 2 तस्करों को भी पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि कब से ये इस काम को अंजाम दे रहे थे, कहां से इसे लाया जा रहा था, कहां पहुंचाना था और नशे के इस जहर को कब से लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में बेचा जा रहा है, परोसा जा रहा है। PS कोमाखान का मामला है। PS कोमाखान में के पास अपना टेंगरी हाईवे है, हाईवे 353, उस पर हम लोगों की लगातार चेकिंग चल रही है। कल जरिए मुखबिर इस आशय की सूचना मिली कि एक आइसर ट्रक में कुछ अवैध सामग्री जा रहा है। इसी पर से थाना प्रभारी कोमाखान सिद्धेश्वर सिंह को लगाया हुआ था और इन लोगों ने लगातार वहाँ पे चेकिंग रखा था। चेकिंग के दौरान एक आइसर ट्रक है जो कि यूपी पासिंग की थी और उस आइसर को चेक किया गया, गांजा का होना पाया गया, जिसकी तौल कार्रवाई की गई, जिसमें टोटल 13 क्विंटल गांजा का होना पाया गया और जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ 60 लाख है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।
और कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विकासखंड में हाथियों का एक दल पिछले 20 दिन से उत्पात मचा रहा है। ग्रामीण हाथियों से अपनी जान बचाने जेल के लिए भवन में शरण ले रहे हैं, तो कोई स्कूल भवन में छुपने को मजबूर है। भानु प्रतापपुर ब्लॉक मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर हाथियों का झुंड मौजूद है। ग्रामीणों के अनाज और घरों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं वन मंडल अधिकारी भानु प्रतापपुर मनीष कश्यप के निर्देश पर जो रेंजर है मुकेश नेता, उन्होंने हाथियों के आतंक से पीड़ित गांव के 10 परिवारों को सूखा राशन और जरूरी सामान मुहैया कराया है। और जांजगीर चांपा जिले के शक्ति थाना क्षेत्र में हुई अज्ञात युवती की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि युवती के प्रेमी ने ही उसकी हत्या को अंजाम दिया है। युवती द्वारा शादी करने के लिए दबाव बनाने से परेशान प्रेमी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बता दें कि 15 जून को अज्ञात युवती का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। मामले की जांच की जा रही थी, युवती की पहचान की जा रही थी और अब जब यह खुलासा हुआ तो सबके होश फाख्ता हो गए। कांकेर के चारगांव माइन से बाल लेकर आ रही ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीण टेम्पुवानी के निकट मार्ग में चक्का जाम कर वहां डटे रहे। वहीं भोजन बनाया। प्रशासन और पुलिस उन्हें मनाने के लिए कोशिश करती रही, जिस पर शाम को मार्ग से हटते हुए ग्रामीणों ने इस बार साफ कर दिया कि जब तक मार्ग का चौड़ीकरण नहीं होगा तब तक माइंस आने जाने वाले वाहनों के लिए चक्का जाम जारी रहेगा। और जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण नगर पंचायत में अवैध कब्जाधारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। एसडीएम मेनका प्रधान की मौजूदगी में कार्रवाई की गई और महिलाओं ने इसका विरोध किया। अपने घर को तोड़ने से रोकने के लिए जिला प्रशासन से वो उलझ भी गई। महिलाओं के विरोध और आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल ने उन्हें नियंत्रित किया। शिवरी नारायण नगर पंचायत अंतर्गत राम वनगमन प्रस्तावित है। उसके अंतर्गत नदी के तट पर ब्रिज से लेकर जो आगे अप्रोच रोड बनना है, जिसमें अप्रोच रोड की वाइडनिंग होनी है, उसके अंतर्गत कुछ जो मकान वाले थे उन्होंने बेजा कब्जा किया हुआ था। जितना उन्हें पट्टा दिया गया है शासन द्वारा उससे अधिक में उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो उसे हमने अभी पूर्व में नोटिस दिया था 3 बार, उसके बाद भी वो लोग नहीं हटाए, तो अभी उन सबको हटाया गया है। और कांकेर जिले के चारामा ब्लॉक में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों का कलेक्टर चंदन कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण का जायजा भी लिया। मौके पर मौजूद युवाओं और बुजुर्गों से बात भी की और टीकाकरण को लेकर किस तरीके से की तैयारी चल रही है फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए कि किसी भी तरह की किसी के साथ कोई भी लापरवाही ना हो, वक्त पे लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। और कांकेर में बारिश के साथ शहर का पुराना बस अड्डा जो है वो एक बार फिर से लबालब नजर आ रहा है। लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश के पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हो पाया। कई दिन तक बारिश के थमे रहने के बाद भी यहां पे हालात नहीं सुधरे और अब तस्वीरें बता रही हैं कि यहां पे कैसे सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है और लोगों को आने जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यहां पे हादसे भी हो रहे हैं, लोग गिर भी रहे हैं, उन्हें चोटें भी लग रही हैं। बावजूद इसके यहां पानी निकासी का स्थायी बंदोबस्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो बस स्टैंड जो है वो जलमग्न हो चुका है और लोगों को यहां से आने जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बेमेतरा में अवैध मुरम खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है और ये पूरा खेल अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण में हो रहा है। जिला प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। बता दें कि पूरा मामला बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम पंचायत खमतराई का है, जहां कई महीनों से अवैध खनन गांव के ही सरपंच द्वारा अवैध तरीके से कराया जा रहा है। ना ही सरपंच द्वारा पंचायत में अवैध मुरम खनन की सूचना दी गई और ना ही गांव में पंच या फिर और किसी ग्रामीण को अवैध मुरम खनन के बारे में जानकारी देना चाहा। ग्रामीणों के द्वारा सरपंच की मनमानी का विरोध किया गया तो गांव वालों के द्वारा अवैध खनन के कार्य को रोकने की बात कही गई। ग्रामीणों के विरोध पर सरपंच भड़क उठे और हाथापाई तक नौबत आ गई। ग्राम पंचायत खमतराई का उप सरपंच हूँ। हमारे गांव में 2-3 दिनों से लीज का मुरम खुदाई का काम चल रहा है, जो सरपंच अपने मनमानी से काम चला रहा है और गांव वाले और हम लोग जाके जब मना किए तो सरपंच के साथ हम लोग का हाथापाई भी हुआ है। तो हाथापाई जिसके साथ हुआ है वो भाई भी हमारे पास उपस्थित है। हम लोग सवाल जवाब किए सरपंच से तो वो बोला कि 50% में मुरम खुदाई हो रहा है, कि ठेकेदार का हाईवा चल रहा है, जनक साहू करके बताया था, तो उसका 4 हाईवा चल रहा है, तो 2 गौठान में जाएगा और 2 अपना पर्सनली ले जाएगा। हमें 4-5 रोज हो गए मुरम खने चला थे और 2 ट्रिप दहान में आवत थे, 4 ट्रिप बाहर जाते और जानकारी देवत हंतावत नहीं है आदमी मन अधिकारी मन का। और सरपंच ला कुछ बोले तो तमा देते, ककरो बात नहीं सुने। चोरी होते मुरम चोरी हुआ था, ककरो बातें नहीं सुने। वो जो भी करूँ मैं अपन कुछ करूँ, ऐसे कितने गाँव का आदमी कुछ नहीं समझा। पंच के रवैया है तो अतेक बदतर है कहा जाए तो। कोई आदमी है जो नाम जनता है जन खुश नहीं है। अभी मुरुम के पिछले समय भी हो रही से है तो पूरा बंद कराएगी रही से, फिर वही चोरी चमारी करके वही सब बेचना एती तेती लंद फंद बहुत सारा पाइप लेती तेती बेच दे। हमारे बहुत पहले के ओकरे कार्यकाल और फिर से पिछले समय में पाइप जेन में लगाना नहीं तेन में गलत, मतलब जो भी काम करे वो गलत टाइप के काम करे। मुरम के का है यहाँ? मुरम है तो अब वो चोरी से ही बेचत हो और कोई आदमी वाला साथ नहीं, 2-1 जन का हो ही। महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जनजाति गौरव महिला समाज सरगुजा ने कोविड अस्पताल अंबिकापुर में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे चिकित्सक, नर्स और मेडिकल स्टाफ को सम्मानित करने का काम किया और सर्वप्रथम वीरांगना महारानी दुर्गावती की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रतीक्षा बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत मात्र 10 रुपए में संगठित पंजीकृत श्रमिकों को और 5 रुपए में असंगठित श्रमिकों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा और इसमें कोशिश यह है कि जो जरूरतमंद हैं उन तक सही पौष्टिक आहार पहुंचे, भोजन पहुंचे। तो इस अवसर पर भगनी प्रसूति योजना के तहत 4 हितग्राहियों को 25,000 रुपए और मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 2 हितग्राहियों को 93,000 रुपए का चेक वितरित किया गया। और बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 300 कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और वेतन न मिलने की बात को लेकर जमकर नारेबाजी की। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में चौकीदार, माली और सफाई कर्मचारी मिलाकर 300 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ये सभी ठेके के अधीन आता है और कोरोना काल के दौरान पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने की वजह से ये सभी परेशान हैं। पिछले 18 जून से लेकर धरने पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय में धरने से लेकर कलेक्ट्रेट तक में ज्ञापन सौंपने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। हम लोग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में गार्ड, सफाई कर्मी, माली का काम करते हैं। 5 सालों से आइडिया इंक मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है।
उसके थ्रू 2.5 महीने 3 महीने में सीडी होता है। अब की बार 4-5 महीने सीडी होल्ड कर दिया गया है। तो हम लोग अपना ज्ञापन मैडम को सौंपने के लिए, प्रशासनिक अधिकारी को बताने के लिए, अपना ज्ञापन, अपने निवेदन को रखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और हम लोगों का मांग है कि हमारा जो 4 महीने का तनख्वाह है वो, और जो पीएफ की राशि बनती है वो हम लोग को दिया जाए, और ये जायज़ है जो मांग है। तो हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, थाना से लेकर कलेक्ट्रेट से लेकर श्रम आयुक्त, जहाँ पर भी जा रहे हैं, ज्ञापन को शासन और अनुशासनता का पालन करते हुए हम लोग बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली ये सारे सिक्योरिटी गार्ड और मालिक के उसमें रहे हैं, और इनका जो ज्ञापन है उसमें यह है कि जो जिनके साथ भी जीजीयू का सिक्योरिटी टेंडर हुआ होगा उन लोगों ने इनको 3 महीने से भुगतान नहीं किया है वेतन का। उसके संबंध में सभी लोगों ने अपना ज्ञापन यहाँ पे प्रस्तुत किया है। इस ज्ञापन की उसमें एक बार जीजीयू से और एक लेबर कमिश्नर को ऑर्डर दिया, उस संबंध में एक जानकारी लेनी पड़ेगी कि क्या एक्चुअल में क्या इशू है और इनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और किस हिसाब से इनको किया गया है, तब ये समझ में आएगा कि इशू क्या है। क्या आगे प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जो मैंने अभी आपको बताया कि एक बार जीजीयू से इसके उसमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि इनका एमओयू किस बेसिस पे है और उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा का मानसून सत्र अगले महीने से शुरू होगा। यह सत्र 26 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा और इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। 5वीं विधानसभा का 11वां सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है और विधानसभा मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष सरकार को घेरने का मूड बना चुका है। रायगढ़ में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी आपातकाल को ब्लैक डे के रूप में मना रही है। दरअसल 46 साल पहले देश में आज के दिन ही आपातकाल लागू हुआ था, जिसे काला अध्याय के रूप में याद किया जाता है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति समाप्त हो गई थी, विपक्ष के नेताओं को जेल में भर दिया गया था और कई ऐसे बातें हुई थी, कई ऐसी हरकतें हुई थी जिसको आज भी याद करके उस वक्त की सरकार को घेरा जाता है, खासकर कांग्रेस को टारगेट किया जाता है। और आज के दिन को बीजेपी काले दिवस के रूप में याद करती है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि बीजेपी आपातकाल को ब्लैक डे के रूप में मना रही है। 46 साल पहले देश में आपातकाल लागू हुआ था। आज के दिन को काला अध्याय के रूप में याद किया जाता है और उसी को लेकर ब्लैक डे मनाया जा रहा है। मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त करना पड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। देश में आपातकाल लागू हुआ और ये दिन हम हमेशा से इसे काला अध्याय के तौर पर भारत के लोकतंत्र में इसे याद करते हैं। आज उसी तारतम्य में मैं आपके साथ बेखबर हूँ। भारत में 24 जून की रात 1975 में, यानी 25 जून की सुबह जब लोग जागे तो देश में आपातकाल लागू हो चुका था। उस आपातकाल के दौरान लोगों को अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति समाप्त हो गई थी। जो विपक्ष के नेता थे उन्हें जेलों में भर दिया गया। अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को आपातकाल को लोकतंत्र के लिए काला दिवस के रूप में मनाया। पूर्व पर्यटन विकास बोर्ड चेयरमैन कृष्ण कुमार राय, बीजेपी जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में संकल्प भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आपातकाल को आधार बनाकर कांग्रेस को घेरा गया। आज के दिन को काले दिवस के रूप में याद किया गया। ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस शासनकाल में इंदिरा जी ने आपातकाल लगाकर नागरिक अधिकारों को, प्रेस के अधिकारों को, व्यापारियों के अधिकारों को सबको हनन करके, जुल्म करके, गिरफ्तारी करके
जिस तरीके से इन्होंने राज चलाया है, और आप हमारे जो युवा जो कि इमरजेंसी को जानते नहीं हैं, उनको भी बताने के लिए कि एक सरकार ऐसी थी और एक सरकार अभी हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जनता की सेवा में हर क्षेत्र में कामयाब हैं और सोचते रहते हैं। और जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में दंपत्ति को पुलिस बनकर गांजे के केस में फंसा देने की धमकी देने वाले 2 नकली पुलिस को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। दरअसल शिवरी नारायण में रहने वाले सत्यनारायण यादव को प्रहलाद साहू और नरोत्तम बघेल नाम के 2 युवक पुलिस बनकर डरा धमका रहे थे। तो 2 फर्जी पुलिसकर्मी जो हैं वो पुलिस के हत्थे लगे हैं। ये 2 लोगों को डराने का काम कर रहे थे, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें प्रार्थी सत्यनारायण यादव, जिसके द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 16/6 को प्रार्थी के घर में 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल में आए और उनके द्वारा खुद को पुलिस वाला बताकर ये बोला गया कि तुम घर में गांजा रखते हो और तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए उनके द्वारा फर्जी पुलिस वाला बताकर पैसे की मांग की जाने लगी और प्रार्थी से 50,000 रुपये की मांग उनके द्वारा की गई, जिस पर प्रार्थी ने डर की वजह से 12,000 रुपये दिए और बाद में जो बकाया राशि है उसे देने की बात कही थी, जिसमें आज दिनांक को वो दोनों व्यक्ति पुनः प्रार्थी के घर गए और उससे पैसे की मांग करने लगे, जिस पर प्रार्थी ने बोला कि वो अपने मित्र के घर जाकर उनसे पैसे लेकर इसे देगा और वहाँ जाकर उसने पुलिस को ये सूचना दी और पुलिस की टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई और वहाँ पर जाकर खुद को फर्जी पुलिस वाला बताने वाले 2 व्यक्ति प्रहलाद साहू जो कि जांजगीर का रहने वाला है और नरोत्तम बघेल जो ग्राम सुकली का रहने वाला है, उन्हें हिरासत में लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।